नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सुषमा स्वराज सम्मान समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया भाग। कहा, मातृशक्ति के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करने का किया प्रावधान। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, सेशन से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया हवन पूजन। प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना। उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा का अलर्ट, स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने किया जारी। पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर व्यवस्था करने के निर्देश। 16 मार्च से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं, शिक्षा विभाग ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। नकल विहीन एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत खुद कर रहे मॉनिटरिंग। उत्तराखंड मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान, प्रदेश में छुटपुट ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी की जताई संभावना। तापमान में गिरावट की चलती गर्मी से मिल सकती है राहत। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के एक निजी होटल में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की उन प्रभावशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक बेहतर कार्य करने के साथ अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन सभी महिलाओं को बधाई दी जिन्हें आज सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के सम्मान प्रदेश की महिलाओं को और भी सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। बजट अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा और हम लोगों ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवान और मातृशक्ति को विशेष रूप से इसमें फोकस किया सर उसी दिन होली होने के कारण हमने 10 से 15 तारीख तक ये कार्यक्रम लिया है और इसमें इस बार विशिष्ट ये है कि हमारी देश और विश्व की नेता सुषमा स्वराज महिलाओं की प्रेरणा, उनके नाम से हम सुषमा स्वराज अवार्ड से अपने हर जनपद में 10 से 20, 25, 30 महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो विशिष्ट कार्य कर रही हैं और विशिष्ट जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण पहुंचकर कहा कि उनका नेता सदन के रूप में भराड़ीसैंण में पहला सत्र है। उन्होंने भगवान और शेष नेतृत्व का आभार प्रकट किया। उन्होंने गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र के दौरान प्रदेश के विकास और रोजगार के साथ साथ अवस्थापना को लेकर कहा कि बजट वर्तमान के अनुरूप होगा। उन्होंने विपक्ष के घेराव को लेकर कहा कि विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट 1 करोड़ 140 करोड़ जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है, उसी बजट को तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड राज्य के सामान्य बजट को भी प्रावधानित किया गया है और इसमें मातृशक्ति और नौजवान मुख्य रूप से रोजगार को केंद्रित किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को भराड़ीसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भराड़ीसैंण विधानसभा में हवन पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की। आपको बता दें कि उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का बजट सत्र कल यानी 13 मार्च से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है। रविवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष ने भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में हवन पूजन कर सत्र सुचारू और प्रदेश के हित में चलने की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बजट सत्र शांति और सुचारू रूप से चलेगा, जिससे प्रदेश का विकास होगा।
उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भराड़ीसेठ विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का चौपर भराड़ीसेठ के हेलीपैड पहुंचा, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने फूलों का बुके देकर उनका स्वागत किया। शिक्षा विभाग में सभी शिक्षक और कर्मचारी जो अटैचमेंट पर दूसरी जगहों पर तैनात है, वह सभी कर्मचारी अपनी मूल तैनाती पर वापस आएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से उन सभी कर्मचारी शिक्षकों की संबद्धता समाप्त कर दी गई है, जिसके डीजी शिक्षा द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो विभाग में तबादलों के दौरान अटैचमेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं, बल्कि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें भी मिली है कि अटैचमेंट पर गए कर्मचारी शिक्षक सालों से अपनी मूल तैनाती पर वापस नहीं गए हैं। ऐसे में विभाग में एक बार फिर सभी अटैचमेंट को समाप्त कर सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपनी मूल तैनाती पर जाने के आदेश दिए गए हैं, जिससे विभागीय व्यवस्था मजबूत हो सके। शिक्षक है या कर्मचारी हैं या कोई भी है, देखिए कि अगर कोई बीमार है या किसी की घर की परिस्थितियां अगर ऐसे हैं तो भाई 2 महीने 4 महीने के लिए अटैचमेंट किया जा सकता है। लेकिन साल 2-2 साल 4-4 साल के कई लोग जो है अपने अपनी जगह से दूसरे जगह में अटैच थे, और इसलिए बात आई कि भाई एक बार सबको वापस किया जाएगा और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो ये देखा जाएगा कि ज़रूरत है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो सभी लोगों को खुश होना चाहिए कि सब अपने मूल स्थान पे चले। जनपद उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में डायलिसिस शुरू होने पर स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले यहां के किडनी रोग से गंभीर मरीजों को देहरादून जाकर डायलिसिस करवाना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इसके साथ ही इलाज करवाने में आर्थिक रूप से गंभीर मरीजों की डायलिसिस का अभाव में मौत भी हो जाती थी। स्थानीय विधायक एवं हंस फाउंडेशन के सहयोग से जनपद के गरीब लोगों के लिए 2 डायलिसिस मशीनें यहां काम कर रही हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। उत्तरकाशी जनपद में काफ़ी लंबे समय से डायलिसिस की आवश्यकता थी और जो है लोगों को काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जनपद में कहीं भी डायलिसिस नहीं थी। और अब जो है हमारे यहाँ पे जो है डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिसमें हमारी वर्तमान में 2 मशीनें कार्य कर रही हैं। उन दोनों मशीनों से हम जो है प्रतिदिन जो है 4 मरीजों का जो है डायलिसिस करते हैं 2 शिफ्टों में, जिससे जो है काफ़ी लोगों को जो है घर में सुविधा मिल पा रही है। और इसे जो है काफ़ी जल्दी हम जो है 4 मशीनों के लिए हमने और डिमांड करी है, ताकि जो जिन लोगों का यहाँ पे नहीं हो पा रहा है उनको भी हम जो है डायलिसिस सुविधा दे पाएँ। उत्तरकाशी में डायलिसिस मशीन आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ख़ास करके जो गरीब आम आदमी है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। नहीं तो ये रेफर सेंटर बन गया था, यहाँ से सारे लोग मामूली से डायलिसिस कराने के लिए देहरादून का मार्ग पकड़ते, और यहाँ पर विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ पे 2 डायलिसिस मशीन लग चुकी है, जिससे आम आदमी को बहुत फायदा हो रहा है। इसके लिए हम माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मां पूर्णागिरी मेले को सरकारी तौर पर शुरू हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पहले ही दिन से तीर्थयात्रियों पर पार्किंग की दोहरी मार पड़ने की जानकारी सामने आ रही है। तीर्थयात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार उनके वाहन में बूम पार्किंग और भैरव मंदिर पार्किंग दोनों जगह पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जो पूरी तरह तीर्थयात्रियों का शोषण है। दो जगह रसीद काटी गई, हमारी पार्किंग की पर्ची काटी गई। इसमें एक जगह 50 रुपए की है, एक जगह 150 रुपए की। नहीं, गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है, चलिए बैरियर के आगे। पार्किंग का जो है बूम में है, और जो मोटरसाइकिल है 2 पहिया जो वाहन है इसका ठेका भी इन्हीं के पास है, जो बूम में ही है। बाकी जो छोटे वाहन हैं इसका जो पार्किंग है वो भैरव मंदिर पे है, और इस भैरव मंदिर पे इसकी पार्किंग है और ठूली घाट से इसका बैरियर है। तो यदि कोई डबल इस तरह का कोई पाया जाता है, कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके जो है जो ठेका है वो भी निरस्त करेंगे और उसके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। जोशीमठ के ऊपरी ग्रामीण इलाके इस वक्त जंगली जानवरों को लेकर काफी परेशान नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ स्थानीय किसानों के खेतों में आए दिन जंगली जानवर उनकी लहराती हुई फसलों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि यह मामला आज का नहीं बल्कि कई वर्षों से चला रहा है। वहीं स्थानीय किसान इस वक्त वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि आज तक उनके बर्बाद हुए फसलों का उन्हें एक भी मुआवजा नहीं मिला है, जिस कारण वे लोग काफी परेशान हो चुके हैं।
आपको बताते चलें कि जंगली जानवरों ने गेहूं की फसल से लेकर मटर की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, जिस कारण स्थानीय किसान इस वक्त भुखमरी के कगार पर हैं। बता देना चाहता हूं कि ग्राम सभा बड़गांव कृषि के क्षेत्र में पूरे चमोली जिले में नंबर 1 गांव है। यहां पर सब्जी की पैदावार पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब नंबर 1 पे चलती है और पूरा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर तक, यहाँ से कि बाहर तक दूसरे जिले को भी यहाँ बड़गांव से सब्जी जाती है। परंतु यहाँ पर के जंगली जानवरों के द्वारा जिस तरह से नुकसान किया हो रहा है उससे किसान काफ़ी मायूस हैं और किसान आज भी ये मांग कर रहे हैं कि वन विभाग से कि इन जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय किया जाए ताकि किसान अपनी आजीविका का साधन चला सके। जंगली जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण जोशीमठ के जो ऊपरी इलाके के जो ग्रामीण इलाके हैं वो इलाके इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जंगली जानवर आए दिन उनके खेतों में काफी नुकसान कर रहा है, जिस कारण उनकी आजीविका इस वक्त काफी खतरे में पड़ चुकी है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशी। पांडुकेश्वर गांव बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव माना जाता है। इस पांडुकेश्वर गांव में अनेक देवी देवताओं के मंदिर विद्यमान है और बड़ी बात तो यह है कि इसी पांडुकेश्वर गांव में भगवान बद्री विशाल जी की शीतकालीन पूजा की जाती है। इसी पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी का भव्य मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसकी लागत करोड़ों की बताई जा रही है। आपको बता दें कि भगवान कुबेर जी के मंदिर को बनाने वाले कारीगर खासकर राजस्थान जयपुर के बताए जा रहे हैं, जिन कारीगरों ने भगवान कुबेर जी का भव्य मंदिर बहुत ही सुंदरता से बनाया है। हालांकि भगवान कुबेर जी का मंदिर में थोड़ा बहुत कार्य अभी भी रुका हुआ है। देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा वेरिएंट के मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था करने को कहा। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा वेरिएंट के मरीजों की सघन निगरानी की जाए, वहीं हर मरीज की IHIP पोर्टल में एंट्री की जाए। अस्पतालों में दवाइयों, मास्कों की कमी न हो, इसके साथ ही जागरूकता अभियान IEEC के माध्यम से चलाए जाएं। पॉलिसी इन्फ्लुएंजा वाले सीजन के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने एक इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और अभी हम फिर निर्देशित करने चाह रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को और थोड़ा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, मास्क वगैरह पहने। और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही। और अगर खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले जो कोमॉर्बिड और किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो वो अपना ज़्यादा प्रिकॉशन ले। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर
जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद अब सभी का फिर से स्वागत है। उत्तराखंड में भाजपा इस समय अपने सभी कार्यकर्ताओं को 70 विधानसभाओं में बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाकर एकजुट करने का काम कर रही है। आने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने के लिए भी इसे तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड भाजपा में उन कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने का भी चर्चाएं हैं जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दायित्व बंटवारे को लेकर पार्टी में काफी मंथन चल रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का होगा, जो संभव है विधानसभा सत्र के बाद लिया जाएगा। भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि दायित्व बंटवारे को लेकर संगठन पूरा मंथन करने के बाद उन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देता है जो पार्टी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। दायित्व देना न देना ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन है और उनके विवेक में आता है, किंतु हमारा जो संगठन है, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय संगठन है, उनसे पूछताछ के बाद, छानबीन के बाद कौन कार्यकर्ता इस लायक है, उसके तहत जब छानबीन हो जाती है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी जल्दी से जल्दी ये कार्य होने वाला है, क्योंकि अभी तो सत्र विधानसभा का कल से शुरू होने वाला है। सत्र के बाद मुख्यमंत्री चाहेंगे तो जल्दी कर सकें। आगामी 16 मार्च से शुरू हो रहे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत खुद मॉनिटरिंग करने के साथ अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 16 मार्च से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट 25 मई से पहले घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से होंगी। नकल विहीन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में 1253 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा होंगी। इनमें 195 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और 14 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। परीक्षा एवं मूल्यांकन केंद्रों पर प्रश्न पत्रों व उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के लिए भी विभाग के चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की तैनाती सुनिश्चित की जाए। जितने भी छात्र छात्राएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, मैं अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि वो अच्छे अंकों से पास जरूर हों। और साथ में कल मैंने एक समीक्षा बैठक की है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षाएँ दे रहे हैं। हमने 3 चीज़ें रखी हैं कि पहले तो एक तो नकल विहीन परीक्षाएँ होनी चाहिए, दूसरा यह है कि जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ पे पर्याप्त जो है व्यवस्था, चाहे पुलिस की हो चाहे विभाग की ओर से, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे रखी जाएगी। तीसरा यह है कि जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं, इस बार हमने कहा है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में उड़न दस्ते जरूर जाएंगे, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। देहरादून पटेल नगर थाने से कुछ दिन पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें 75 वर्षीय एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसका देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। इस दौरान देहरादून कप्तान ने बताया कि जिस शख्स ने हत्या की है उसका नाम महेंद्र सिंह मेहता है, जो कि पहले होटल में भी काम किया करता था।
आरोपी ने महिला के घर पर लूट की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पर्स से पैसा निकालते हुए महिला ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद महेंद्र सिंह ने महिला का मुंह बंद कर उसके चाकू से उसके गले को रेत दिया और उसका खून कर दिया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी की शिनाख्त हो पाई और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। इस हत्याकांड को बेसिकली लूट करने के लिहाज से किया गया था। मुलजिम पकड़ लिया गया है, अल्मोड़ा का रहने वाला है, महेंद्र सिंह मेहता है और ये बेसिकली पहले होटल में काम करता था, हेरिटेज होटल में, यहाँ पर आईएसबीटी में। वहाँ काम छूट गया, दिसंबर से ये अनएम्प्लॉयड था, आर्थिक तंगी में गुजर रहा था और 2 तारीख को ये घटनास्थल पहुँचता है और मृतका से उसकी बातचीत होती है। मृतका ने उसको पानी नहीं पिलाया, बातचीत इनकी हुई, लगभग 15 मिनट वहाँ पर रहा वो। अगले दिन फिर 3 तारीख को जाकर के उससे बातचीत हुई और उसके जो बेड में एक पर्स पड़ा हुआ था, पर्स से उसने पैसा निकालने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर के मृतका ने हल्ला किया और इसी दौरान उसका मुंह दबा करके उसने चाकू से गला रेत करके उसकी मर्डर कर दिया। देहरादून में झंडेजी मेले की शुरुआत हो रही है। इससे पहले मेला आयोजन समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। दोपहर करीब 2 बजे झंडेजी मेले का आरोहण होने जा रहा है। दरबार साहिब के सजदानशीन महंत देवेंद्र दास की अगुवाई में झंडाजी का आरोहण होगा। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से ही पुराने झंडेजी उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार मेले का आयोजन का सजीव प्रसारण मोबाइल पर भी देखा जा सकेगा। 14 मार्च को नगर परिक्रमा निकाली जाएगी। मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 62 सीसीटीवी और 4 ड्रोन से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मेला क्षेत्र में अस्थायी चौकी स्थापित कर 65 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे मेले क्षेत्र में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। 24 घंटे 2 कांस्टेबल वायरलेस सेट के साथ मौजूद रहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर छुटपुट ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 13, 14 और 15 मार्च को उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी गिरने की भी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी तापमान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। उत्तराखंड के लिए मौसम की अगर बात करते हैं तो आज आप देख रहे हैं कि जो है 10 तारीख मार्च की है और कल भी मौसम साफ रहने वाला, आज भी साफ है और 12 में भी करीब साफ ही रहेगी। थोड़ा बहुत आप क्लाउडिंग कह सकते हैं कि आफ्टरनून आवर में जो हायर है अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनके हायर रीचेज में थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ सकती है। लेकिन जब 13 में जाएंगे तो थोड़ी एक्टिविटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग है, तो इनमें कुछ जगहों में जो है हल्की जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या रेनफॉल एक्टिविटी है वो देखने को मिलनी चाहिए। 14 में जो एक्टिविटी है वो थोड़ा बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिनका मैंने अभी नाम लिया है तो उनमें तो आप अनेक जगहों तक में कह सकते हैं रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलनी चाहिए। और बाकी जो हिल्स में अगर बात करें तो वहाँ पे या इवन मैदानी क्षेत्रों में भी जो है तो वहाँ पर भी वो कुछ जगहों में हल्की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ वो देखने को मिलेगी। तो साथ में मैं ये कहूँगा कि 13 और 14 को जो है जो एक्टिविटी है ज़्यादातर आफ्टरनून आवर्स में आप कह सकते हैं कि होंगी, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बहुत लंबी नहीं चलती हैं, 1-8 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए वो रहती हैं और उसके बाद फिर मौसम साफ होना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सुषमा स्वराज सम्मान समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया भाग, कहा मातृशक्ति के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करने का किया प्रावधान। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, सेशन से पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया हवन पूजन, प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा का अलर्ट, स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने किया जारी, पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर व्यवस्था करने के निर्देश।
16 मार्च से शुरू हो रहे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं, शिक्षा विभाग ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। नकल विहीन एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत खुद कर रहे मॉनिटरिंग। उत्तराखंड मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान, प्रदेश में छुटपुट ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी की जताई संभावना। तापमान में गिरावट के चलते गर्मी से मिल सकती है राहत। फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।